महिलाओं के सशक्तिकरण की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। सियासत की बात में जी रीजनल चैनल सिंधी के संपादक वासिंद्र मिश्र के साथ बातचीत में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नकवी ने केंद्र सरकार को नाकामियों का पुलिंदा करार दिया है, तो आसाराम के मुद्दे पर उनका कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे रमन सिंह की विकास यात्रा की शुरुआत आज टीकमगढ़ के सरायपाली से हुई। यहां से विकास रथ घर घोड़ा लैलूंगा, राजपुर और बाकारूमा होते हुए जशपुर के पत्थलगांव पहुंचा। नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। बीजेपी के सीनियर नेता हैं और जब से देश में भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन चला अलग अलग मुद्दों पर, तब से उन सभी आंदोलनों में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी निभाते रहे हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा स्थिति में जो देश की आर्थिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, और इस आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने को कहां खड़ा पाती है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो एक कन्विक्शन, जो एक लीडरशिप, जो एक डायनेमिक लीडरशिप होनी चाहिए, वो कितना इनकी नज़र में है या कोई कमी है। मुख्तार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यही हम आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले लगभग अगर कहें तो 5 वर्षों से आपकी पार्टी शायद यही नहीं तय कर पा रही है कि देश की जनता किन मुद्दों को सुनना चाहती है, कौन अहम मुद्दे हैं जो आम जनता के जिंदगी से जुड़े हुए हैं। कभी भ्रष्टाचार की बात होती है, फिर अचानक आपकी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में घिर जाते हैं, फिर आप लोग डिफोकस हो जाते हैं। क्या कारण है इसका? देखिए भाषण जी, जो सबसे बड़ा कारण है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन इतनी नाकारा सरकार है कि वो एक मुद्दे को हम उठाते हैं, एक घोटाले को उठाते हैं, दूसरा पीछे खड़ा होता है। एक मुद्दे को हम लेकर के लोगों के बीच जाते हैं, दूसरा और जो है वो आसमान पे चढ़ के देखने लगता है। हम महंगाई की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार आ जाता है, हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आतंकवाद आ जाता है, हम आतंकवाद की बात करते हैं तो माओवाद आ जाता है। तो ये सरकार तो एक नाकामियों का पुलंदा है। और अफसोस की बात यह है कि अब ये जश्न मना रहे हैं अपनी कामयाबी का। तो जिस तरह का माहौल है, उस तरह के माहौल में जो आप बात कर रहे हैं कि विपक्ष, हमने जो है वो महंगाई को लेकर भारत बंद किया, हमने पूरे देश में सब जगहों पर आंदोलन किए, संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाई। उसके बाद घोटाले के मुद्दे आए, 2G आया हो, कोल ब्लॉक आवंटन आया हो, या एक लंबी श्रृंखला है, उसको कितना, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो हर मुद्दे पर अब ये जरूर, अब हम विपक्ष की एक जिम्मेदारी है कि अब जब CAG कह रहा है, कोर्ट्स कह रही हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उस सरकार को इस बात के लिए दबाव डालें कि भैया ये जो जनधन की लूट हो रही है, इसको रोको कम से कम। तो सरकार ने कहा नहीं, हम तो सुनेंगे नहीं। आपको याद होगा कि जब सिर्फ जो है वो JPC बनाने की मांग को लेकर के 17 दिन संसद नहीं चली, इन्होंने कहा नहीं बनाएंगे। संसद खत्म होते ही दूसरे दिन इन्होंने बना दी। लेकिन देखा ही जा रहा है कि जब जब सत्तारूढ़ दल चाहता है, तब तब बीजेपी और बीजेपी के साथ उसके पूरे NDA के जो घटक दल हैं वो ट्रैप में आ जाते हैं और वो अपना काम बहुत आसानी से धीरे से करके निकल जाते हैं। ऐसी सत्ता पार्टी है जो उपलब्धियों के ऊसर पर नाकामियों का नगाड़ा बजा रही है। अब जिसमें उपलब्धियां जीरो हों और भ्रष्टाचार, घोटाले और नाकामियों में वो हीरो हों, उसके बाद अब दिक्कत ये हो गई है कि हम अगर विपक्ष के नाते हम चाहते हैं कि एक मुद्दा हो, जो मुद्दा वास्तव में सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है लोगों को, वो है महंगाई, बेरोजगारी। लेकिन उसके कारण क्या है, उसके जो है वो जड़ में क्या है? जड़ में करप्शन है, जड़ में जनधन की लूट है। और उस जनधन की लूट के बारे में केवल विपक्ष नहीं कह रहा है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं ने इस बारे में कहा। लेकिन मैं मानता हूं कि आम इस देश की जनता की जो याददाश्त है वो इतनी कमजोर नहीं है कि जो इतनी बड़ी श्रृंखला इन भ्रष्टाचार, घोटालों की, जनधन की लूट की है, उसको लोग भूल जाएंगे और इस सरकार को जो है वो फिर से जनादेश दे देंगे। क्या अटल आडवाणी का जो एरा था
उसमें जो एक कन्विक्शन, जो एक डिसिप्लिन, जो एक फोकस्ड दिखता था एजेंडा, उसमें आपको कमी नजर आ रही है उनके न रहने का? देखिए, अटल जी और आडवाणी जी का जो एक युग था, ये बात एक मान के चली जाती थी कि अटल जी आडवाणी जी का जो शब्द है वो अंतिम शब्द है, और सारे मुद्दे, सारे विवाद, सारी समस्याएं और बहुत से बड़े आपसी मनमुटाव वो जो है वो अटल जी और आडवाणी जी के दरवाजे पर और उनके अदालत में जा करके उसका समाधान हो जाता था। अभी हमारे पास जो नेतृत्व है वो नेतृत्व है जिनको अटल जी और आडवाणी जी ने उंगली पकड़ करके राजनीति की पथरीली, कटीली और उबड़ खाबड़ राहों पर चलना सिखाया है। और आज इस बात का भारतीय जनता पार्टी को गर्व है कि आज हमारे पास वो लीडरशिप है जो लीडरशिप की देश में एक्सेप्टेबल भी है, कैपेबल भी है और देश को चलाने का और संगठन को भी चलाने का मादा रखती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली स्थिति बन गई है इसमें भारतीय जनता पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब एक न एक अटल जी आडवाणी जी का आपने युग कहा, अब वो भी एक दिन में तो नहीं बने थे। तो आने वाले दिनों में केंद्र बिंदु कोई ना कोई हो जाएगा और वो केंद्र बिंदु फिर से एक बार और बेहतर तरीके से संगठन भी और देश को भी चलाने की क्षमता रखेगा। उस समय कहा जाता था कि बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है, पहले जनसंघ हुआ करता था, फिर बीजेपी नागपुर से चलता है और नागपुर एक तरह से पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है संघ बीजेपी का। अब एक नया पावर सेंटर डेवलप हो गया है अहमदाबाद। अब कहा जा रहा है कि नहीं, जो पावर सेंटर है वो नागपुर से हटके अहमदाबाद चला गया है। तो क्या दिल्ली में जो बीजेपी का मुख्यालय है वो एक महज कैंप ऑफिस या पोस्ट ऑफिस के रूप में काम कर रहा है? अहमदाबाद का अर्थ ही है आपका नरेंद्र मोदी जी। ये बात सही है, नरेंद्र मोदी जी आज बहुत पॉपुलर लीडर है और न केवल भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, देश में। और देश एक बहुत उम्मीद के साथ, बहुत न केवल उम्मीद बल्कि विश्वास, यकीन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सामने जो चुनौतियां और संकट खड़े किए गए हैं इन पिछले 9.5 पौने 10 सालों में, उस संकट से देश निजात पाएगा। आसाराम बापू पर आपके पार्टी के कई बड़े नेता जो आपके कभी घनिष्ठ जिनसे रिश्ते रहे, उन लोगों ने आसाराम के बचाव में बयानबाजी शुरू कर दी। फिर वन फाइन इवनिंग अचानक एक चिट्ठी आती है अहमदाबाद से आपके पार्टी अध्यक्ष के पास कि इसमें बोलना नहीं चाहिए और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। तो दूसरे दिन से पूरी की पूरी पार्टी राजस्थान विधानसभा से लेकर और दिल्ली तक ये बयान देने लगती है कि कांग्रेस बचा रही है आसाराम बापू को। तो ये जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, ये आपको नहीं लगता है कि आप धीरे धीरे कांग्रेस के रास्ते पर जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी कोई चिट्ठी मीडिया में मैंने ही पढ़ा नहीं आई। जिस समय आसाराम बापू जी के प्रकरण में ये सवाल मीडिया के सामने जानकारी हम लोगों को आई, सबसे पहला पार्लियामेंट में मैंने रिएक्शन दिया था और मैंने ये कहा था कि कानून को अपने काम करने देना चाहिए, न इसमें किसी तरह का राजनीतिक पूर्वाग्रह दिखना चाहिए और न राजनीति होनी चाहिए। और दूसरी चीज हमने कहा था कि कानून किसी के लिए भी बराबर है, चाहे वो साधु हो, चाहे संत हो और चाहे शैतान हो। इसलिए जो है वो किसी तरह का कोई इसमें जो है वो राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ये बात हमने कही। तो वही बात पार्टी ने कही, कुछ हमारे पार्टी के लीडर्स ने जरूर ये बात कही थी और उसके पीछे उनके अपने कारण थे, उनके अपनी जानकारी के आधार पर कही थी। लेकिन जहां तक इस पूरे के पूरे प्रकरण का सवाल है, पार्टी की एक ही लाइन थी कि कानून को अपने काम करने देना चाहिए, इसमें किसी को न बचाने का सवाल है न किसी को फंसाने का। मुख्तार भाई से इसी मसले को और आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर फारूकी कोई बयान देते हैं तब तो उनको कहा जाता है कि देश के खिलाफ बयान है, सांप्रदायिक या सेकुलरिज्म के पक्ष में है या विपक्ष में है। लेकिन अगर इसी तरह की बात आसाराम बापू के बारे में पार्टी के कुछ नेता कहते हैं तो उसको ही किस नजरिए से देखते हैं? रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1600 एकड़ में विकसित की जा रही नगर विकास परियोजना रायपुर का सुनहरा विस्तार कमल विहार। डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। नया सुनहरा संतूर
अब गहराई तक असर करने वाले तत्वों के साथ कि आप दिखे जवान सालों साल। अब 4 संतूर 55 ग्राम सोप सिर्फ 40 रुपए में और हर सोप पे 10 ग्राम एक्स्ट्रा भी। संतूर संतूर। जब तक है छत्तीसगढ़ सरकार, दूर रहेगा अंधकार। प्रदेश में वनांचलों के 22 लाख परिवारों को सोलर लैंप्स का निःशुल्क वितरण। वनांचलों के 16,50,000 स्कूली बच्चों को सोलर स्टडी लैंप्स का निःशुल्क वितरण। डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। मानव राघवेंद्र, द्वारका आनंद, यास्मीन अहमद। अल्ट्राटेक के संग आओ शुरुआत करते हैं एक नए निर्माण की, जो बनाए एक ताकतवर भारत, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, सलाम करता है इस सत्याग्रह को। इंतहा हो गई इंतजार की। हाय आपके दल के कुछ लोगों ने आसाराम बापू का बचाव किया। अभी कल एक बयान आया अचानक इंडियन मुजाहिदीन के बारे में, समाजवादी पार्टी की तथा कथित या कहें कि जो एक नेता हैं डॉक्टर फारूकी, उन्होंने बयान दे दिया कि क्या जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनको इसलिए पकड़ा गया कि उनका मजहब इस्लाम है। तो फिर ये जो बयानबाजी है, आप तो इन सब चीज़ों से ऊपर हैं। लगातार आपने उस दौर में भी विरोध झेला जबकि किसी को कल्पना भी नहीं थी कि बीजेपी कभी सत्ता में भी आई थी। जब आपने बीजेपी या इस तरह के जो आप कह सकते हैं कि जो आपकी नज़र में सही विचारधारा लगी उसका साथ दिया, कौम की चिंता नहीं की, किसी की परवाह नहीं की आपने। आज जो राजनीति हो रही है, चाहे वो आपके दल के कुछ लोग करें या समाजवादी पार्टी के लोग करें या कांग्रेस के करें, कभी दिग्विजय जी बोलते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं, जब आप में आपके दल के लोग बोलने लगते हैं। आप इसको एक अच्छा संकेत मानते हैं हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, बिल्कुल या किसी भी देश के लिए? नहीं, बिल्कुल न देश के लिए अच्छा है न। देखिए, आतंकवाद है। अब आतंकवाद को अगर कांग्रेस पार्टी या उसके होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में या कांग्रेस के किसी अधिवेशन में कहें कि आतंकवाद तो भगवा था, फिर हम कोई कहें कि आतंकवाद तो हरा था, फिर कोई और कहे कि आतंकवाद तो पीला था। आतंकवाद है। आज पूरे दुनिया को ये बात मालूम है, भारत को ये बात मालूम है कि आतंकवाद की फैक्ट्री कहाँ है, पाकिस्तान में है। हर दिन उस फैक्ट्री से आतंकवादियों का उत्पादन हो रहा है। अब हम जो है वो आतंक के बादल से अमन की बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जी, वो कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे, अमन का माहौल पैदा करेंगे। हम कहते हैं जी बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, वो जो है वो बंदूक लेके खड़े हुए हैं, वो जो है मिसाइल लेके खड़े हुए हैं, आतंकवाद का पूरा एक जखीरा लेके खड़े हुए हैं। तो आज जो है वो आपको मैं वासिन जी बताऊं, 3-4 महीने का वेट करिए। 3-4 महीने में पाकिस्तान में घुसे हुए आतंकवादी या भारत के दुश्मनों को चूहे की बिल से निकाल के मारा जाएगा, क्योंकि ये वक्त आ गया है। अब ये केवल ये कहने के लिए कि जी आतंकवादियों को हमें दे दो, वो देने वाला नहीं है। अब जो है वो वक्त आ गया है कि जो भारत के दुश्मन पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे भारत के दुश्मन, उनको चूहे की बिल से निकाल के बाहर निकालो। अगर पाकिस्तान नहीं करता है ये काम, अमेरिका ने किया। अमेरिका ने अपने दुश्मन को, बिन लादेन को, पाकिस्तान की धरती पे ही मारा। जबकि जिस वक्त की दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी दुखी हुई थी, रोई थी, कहा था कि साहब दिग्विजय सिंह जी को बड़ा, उनको ओसामा जी को बहुत बुरा किया। हाँ। तो ये जो इस तरह का माइंड सरकार है, जिस सरकार के अंदर की इस तरह की इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आतंकवाद बढ़ेगा, माओवाद बढ़ेगा। आतंकवाद और माओवाद एक ही हो गया आज। जहां तक सवाल इस तरह के जो बयान है, अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार आती है, आप ठीक है, जो बेगुनाह है उन्हें नहीं पकड़ा जाना चाहिए। हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी को पर मेड इन अलकायदा का ठप्पा नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो आतंकवादी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, वो आतंकवादी है। उसको मजहब या धर्म या क्षेत्र से नहीं आप जोड़ सकते। अब आपने आते ही जो है वो इस केंद्र ने आते ही पोटा खत्म किया कि साहब ये तो इसका दुरुपयोग हो रहा है। फिर इसी केंद्र सरकार ने जो है वो सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया, और इसी केंद्र सरकार के रहते हमने इंडियन मुजाहिदीन का नाम सुना।
इसी केंद्र सरकार के रहते हमने जो है वो तमाम तरह के अलग अलग रंग, अलग अलग रूप में आतंकवादी देखे। और उसके बाद आज जो है वो ये सरकार अपने आप को सेकुलर कहती है, क्योंकि इनको ये लगता है कि इस तरह का माहौल बना के डरा करके वोटों का अच्छी तरह से एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है। आतंकवाद पर ठीक है, आप वोट की पॉलिटिक्स कर सकते हैं आप, लेकिन आतंकवाद पर, देश की शर्त पर आतंकवाद और राष्ट्रद्रोही गतिविधियों के कंधे पर बैठ करके सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना या सत्ता के सिंहासन पर बने रहना कतई ठीक नहीं। गृह मंत्री का बयान आता है कि हिंदू टेररिज्म है अगर कहीं देश के किसी हिस्से में कोई विस्फोट होता है, राइट, और उस आरोप में दर्जनों निर्दोष लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बिल्कुल, 1 साल से लेकर 2 साल तक मुकदमे चलते हैं, जांच होती है, और एक दिन अचानक NIA या कोई भी जांच एजेंसी कोर्ट में कह देती है कि मुझे इनकी जमानत पर रिहाई से कोई एतराज नहीं है क्योंकि मेरे पास इनके विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं है। वो हिंदू समुदाय के लोग होते हैं। ठीक वही जांच एजेंसियां या उसी तरह की जांच एजेंसियां किसी विस्फोट के बाद, किसी घटना के बाद अल्पसंख्यक समाज के, या हम सीधे कहें कि मुस्लिम समाज के तमाम निर्दोष लड़कों और नौजवानों को गिरफ्तार कर लेती है। साल, 2 साल, 3 साल जेलों में रखा जाता है, और उसके बाद खूब जम के वोट की राजनीति होती है। जहां शूट करता है वहां हिंदू टेररिज्म की बात होती है, जहां शूट करता है वहां अल्पसंख्यक आतंकवाद की बात होती है या मुस्लिम आतंकवाद की बात होती है। और उसके बाद एक दिन फिर अदालत में एक अर्जी जाती है कि मेरे पास इन मुस्लिम नौजवानों के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है, और जमानत पर बेचारे छूट जाते हैं। वो चाहे हिंदू नौजवान हो, हिंदू साधु संत हो, या मुस्लिम मौलवी और मौलाना हो। ये जवाबदेही कब तय होगी कि कोई भी जांच एजेंसी किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से पहले गिरफ्तार कर ले, साल 2 साल जेल में रखे, और उसके बाद जब एविडेंस प्रोड्यूस करने की बात आए कोर्ट में तो हाथ खड़ा कर दे, कह दे कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। एक जब कोई किसी भी मोहल्ले से, किसी भी इलाके से, किसी भी शहर से कोई व्यक्ति आतंकवाद के इल्जाम में, उसके आरोप में पकड़ा जाता है, और उसके बाद उसका तो मीडिया से लेकर के पूरी दुनिया में शोर मचता है, ट्रायल हो जाता है। उसकी केवल वो तो गया जेल में, उसका परिवार, उसका वो एरिया, उसका वो शहर, उसका वो मोहल्ला, उसका वो इलाका, वो पूरा के पूरा जो है वो जो जिस कष्ट को, किस दर्द को सहता है, उसका अंदाजा किसी को नहीं है। और मैं फिर भी अब, क्योंकि एक परसेप्शन बन गया है, इस 8-9 सालों में देश में एक परसेप्शन बना हुआ है कि मुस्लिम आतंकवाद बहुत तेजी से फल फूल रहा है। उसके लिए अमेरिका का मेहरबानी ज्यादा है। हमारे ये सरकार अमेरिका की बहुत अच्छी पिछलग्गू भी है, उसके साथ चलती रहती है। उससे हिंदू जो हमारे संत हैं या जो धार्मिक लोग हैं या कुछ संगठनों के लोग पकड़े जाते हैं, फिर भी उनको कम से कम उतना दर्द नहीं सहना पड़ता, क्योंकि परसेप्शन ये है कि भाई ये नहीं हो सकता। लेकिन एक परसेप्शन ये बन गया है कि साहब ये पकड़ा गया, इस नाम से पकड़ा गया और इस धर्म का है तो जरूर हुआ होगा। ये बहुत बड़ा आपने सवाल किया, और ये सवाल जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी सेकुलर कंट्री में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता जा रहा है। इसलिए किसी को भी पकड़ा जाए तो बहुत छानबीन के साथ पकड़ा जाए, पूरी सच्चाई जब तक पूरे सबूत पुख्ता ना है तब तक ना पकड़ा जाए। ये जांच एजेंसियां, इनके अधिकारी जो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, ये आराम से क्लीन चिट इनको मिल जाता है, पूरी नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट का सारा फंड लेते हैं, फिर री-एम्प्लॉयमेंट भी पा जाते हैं, और उनके विरुद्ध कोई जवाब कार्रवाई नहीं होती। नहीं वाहिन जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, मैं इसके पक्ष में तो नहीं हूं कि नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप किया जाए, लेकिन जैसा नहीं, आपने जैसा कहा कि जो इस तरह के बड़े फैसले हैं कि आपको जो है वो एक आपको इन्फॉर्मेशन आई, इन्फॉर्मेशन आने के बाद आपको लगा कि ये जो व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति, ये 4 व्यक्ति, ये 10 व्यक्ति, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी में, टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल है, उसको, उस जानकारी को आप गिरफ्तार करने से पहले एटलीस्ट कम से कम उस मिनिस्टर को शेयर करते होंगे, होम मिनिस्टर को शेयर करते होंगे, या जो भी और प्रक्रिया है। अगर मिनिस्टर को शेयर किया, मिनिस्टर ने देखा और उनका कि साहब ये रिपोर्ट ठीक है, तो ये बात आपकी सही है कि जिस तरह घोटालों में केवल अधिकारी नहीं जाता,
मंत्री तक वो आज पहुंची है। कब जा रहा है? तो इसलिए ये जरूरी है कि जवाबदेही जो है वो मिनिस्टर तक होनी चाहिए कि आपने जो है अगर साधु प्रज्ञा को इसलिए जेल भेज दिया कि वो जो है वो कह दिया कि वो आतंकवादी है, बाद में भी कुछ मिल नहीं रहा है, या बैलेंस करना था आपको, क्योंकि 2 मुस्लिम आतंकवादियों को पकड़ना था तो आपने कहा कि 4 हम हिंदू आतंकवाद पकड़ लेंगे और हम कहेंगे जी हम तो बराबर है आतंकवाद। ये कोई यहाँ पे कोई स्कोर हो रहा है क्या? कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है क्या कि उसने जो है वो गुगली फेंक दी और उसने जो है वो गोल कर दिया? ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ अगर राजनीति इसमें करनी है तो उसका कोई अंत नहीं है। आप लोग इसमें अभी इतना संकोच और सकुचा क्यों रहे हैं अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट अनाउंस करने में? कोई सकुचा नहीं रहा है, ना संकोच कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी खुद अपने प्रधानमंत्री को नहीं घोषित कर पा रही है कि कौन होगा प्रधानमंत्री, इनका उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नहीं होगा लेकिन उम्मीदवार ही कम से कम घोषित करे। तो जो सत्ता में पार्टी है वो अपने प्रधानमंत्री को रिपीट नहीं करना चाहती, अपने युवराज को प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं कर सकती, या जिसको वो बनाना चाहती है वो बना। अगर वो इस तरह की है कि भाई एक कोई और प्राइम मिनिस्टर ऑन डेपुटेशन रखना है उनको, इसलिए वो हो सकता है कि ये सोच रहा हो कि अगर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इस बार एक बात मैं आपको बता दूं, इस बार जो है केंद्र में जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकार नहीं होगी, स्पष्ट जनादेश की सरकार होगी। तो मैंने आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी कोलिशन पॉलिटिक्स का जो एरा है वो खत्म हो रहा है? नहीं, कोलिशन पॉलिटिक्स का एरा रहेगा। स्पष्ट जनादेश की जब बात कर रहे हैं तो प्री पोल अलायंस, जो हमारे पहले से सहयोगी रहेंगे उनके साथ मिलकर के स्पष्ट बहुमत आएगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक आध महीने में आपको बीजेपी का कुनबा और बीजेपी और एनडीए का अलायंस जो है वो बहुत बड़ा दिखे और बहुत बड़ा उसमें लोग जुड़े। आप ये धमका तो नहीं रहे उन दलों को जो फैंस सीटर हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि पोस्ट इलेक्शन हम कोई अलायंस करेंगे? कोई नहीं। देखिए, भैया आना है तो पहले आ जाओ, बस पर चढ़ जाओ, पहले आने में उनको भी फायदा है और उनके जो क्षेत्र में भी उसका परसेप्शन अच्छा जाएगा। अदरवाइज जो है वो आप अपनी ढपली अपना राग बजाते रहिए। अच्छा, आप ये क्या देश की जनता को आश्वस्त कर सकते हैं कि जो 2014 के चुनाव में आपकी पार्टी जाएगी उसके जो मुख्य मुद्दे क्या होंगे और उससे आप डेविएट नहीं करेंगे? 3 चीजें हैं। महंगाई 1 महीने के अंदर आसमान से जमीन पे आएगी। जो रुपया कंगाल हुआ है और डॉलर मालामाल हुआ है, तो रुपया मालामाल होगा, डॉलर इस देश में कंगाल होगा। उसके साथ ही साथ जो है वो बेरोजगारी जो सर चढ़कर बोल रही है, उस बेरोजगारी के माहौल को खत्म करेंगे और नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले और रोजगार मिले इसकी व्यवस्था होगी। ये पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता होगी जो करप्शन का एक चौतरफा माहौल है। चौतरफा जो है, जिधर देखिए उधर हर आदमी जो है वो खुश है कि ऐसा है कि जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं कि इतना बढ़िया तो सिस्टम कभी देखा नहीं। उसमें जो लोग करप्शन में शामिल हैं या तो वो देश छोड़ के भागेंगे या जेल में होंगे। मुख्तार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। नया सुनहरा संतूर और चंदन के गुण समाने संतूर, त्वचा कुछ और निखारे। असली स्टार तो आपकी मम्मी है। संतूर संतूर। इक्कीसवीं सदी की पहली ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी नया रायपुर। डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हिम्मत वाला आज रात 9 बजे जी सिनेमा पर। एक औद्योगिक जिला रायगढ़, ऊर्जा और इस्पात की नगरी रायगढ़, 598 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से 2.5 साल के रिकॉर्ड समय में यहां बनकर तैयार है कैलोबार। बरमकेला विकास खंड में महानदी पर 56 करोड़ 47 लाख की लागत से 1830 मीटर लंबाई वाले
प्रदेश के सबसे लंबे उच्च स्तरीय पुल का निर्माण हुआ। वर्ष 2012-13 में 5,17,864 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। करीब 650 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसके अलावा 270 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 140 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान किया गया। 7 करोड़ 14 लाख की लागत से 1950 मीटर लंबे 80 फीट चौड़े गौरव पथ का निर्माण किया गया। कहते नहीं, करके दिखाते हैं हम। विकास आधार छत्तीसगढ़ सरकार। ताकत और फुर्ती का प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। एकाग्रता और धीरज से शिकार करने वाला बेहद एकांत प्रिय पशु बाघ। घने जंगल, चारों तरफ बिखरी हरियाली, सुरक्षित माहौल और आसानी से मिलने वाला शिकार, ये सब कुछ जहां मिले वहां जंगल के राजा बाघ क्यों न बसे, पले, बढ़े और फैले। यही बाघ मध्य प्रदेश के जंगलों की शान है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश को द टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। पूरे देश में भले ही बाघों की तादाद घटने की खबर आती हो, लेकिन मध्य प्रदेश में इनकी संख्या लगातार बढ़ी है। वजह है यहाँ बाघों को मिलता पूरा संरक्षण। यहाँ के कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। साथ ही बाघों की संख्या पन्ना, रातापानी, सतपुड़ा, पेंच और संजय दुबड़ी टाइगर रिजर्व्स में भी बढ़ी है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है। बाघों की संख्या का सीधा रिश्ता पर्यटन से है और पर्यटन का सीधा संबंध आदिवासियों की जीविका से। तभी तो ये कहना गलत नहीं होगा कि व्यक्ति और बाघ का संबंध आंतरिक है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। लिहाजा हम सबके सहयोग के बिना बाघों का संरक्षण मुमकिन नहीं होगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं वितोभा आयुर्वेदिक दंत मंजन। इसके गुण सब जानते हैं। महंगाई की मार से परेशान आम लोगों की दिक्कतों में और इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत ₹2.35 प्रति लीटर तो डीजल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को देखते हुए ये बढ़ोतरी की गई है। नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी आसाराम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आसाराम से पूछताछ के लिए जोधपुर पुलिस की टीम इंदौर पहुंच चुकी है। पुलिस का कहना है कि आसाराम से पूछताछ होगी और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनकी गिरफ्तारी होगी। इंदौर में मीडिया के सामने आए नारायण साईं ने न्यायालय और मीडिया का सम्मान करने की बात कही। इससे पहले जोधपुर में आश्रम के बाहर आसाराम समर्थकों ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की, जिसमें कई मीडिया कर्मियों को चोटें भी आईं। इस मामले में 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़की के पिता आसाराम की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके साथ कई महिला संगठन और साथ ही बार काउंसिल ने भी पिता के समर्थन का ऐलान किया है। 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंगरेप के मामले में पहला फैसला आ गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 3 साल की सजा सुनाई है। तो वहीं नाबालिग का परिवार बोर्ड के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में याचिका दायर करने की बात कर रहा है। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने माना कि केवल कानून बनाने से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी नहीं आ सकती, इसके लिए मानसिकता बदलने की भी जरूरत है। अहिंसा मैसेंजर कार्यक्रम की शुरुआत करने आई सोनिया ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए।
सियासत की बात में जी रीजनल चैनल सिंधी के संपादक वासिंद्र मिश्र के साथ बातचीत में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नकवी ने केंद्र सरकार को नाकामियों का पुलिंदा करार दिया तो आसाराम के मुद्दे पर उनका कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे रमन सिंह की विकास यात्रा की शुरुआत आज टीकमगढ़ के सरायपाली से हुई। यहां के विकास व्रत घरगोड़ा, लैलूंगा, राजपुर और बकारुमा होते हुए